सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। कटनी का निवाड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर सुबह के 6 बजे का वक्त था। गांव के ग्वाले गाय चराने निकले थे और अचानक उनकी नज़र एक लाश पर पड़ी जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सलवार सूट का कपड़ा देखकर ये पता लगाया जा सकता था कि लाश किसी युवती की थी जिसने ट्रेन के सामने आकर शायद आत्महत्या कर ली है। ग्वाले घबराहट में स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे और पुलिस को खबर दी गई। पूरे निवाड़ी गांव में खबर फैल चुकी थी। विभा ने रेलवे लाइन में ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली है, जिसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट घरवालों ने रात 10 बजे दर्ज करवाई थी। घरवालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन बेबसी के मारे वो करते भी तो क्या। विभा के जीवन की लीला समाप्त हो चुकी थी। टुकड़ों में लाशों को इकट्ठा करके घरवालों ने विभा का दाह संस्कार किया। पुलिस वालों ने घर और मोहल्ले वालों से जानकारी ली, जिसमें शक की सुइयां पड़ोसी रंजीत पर थी, जो कि 1 हफ्ते से घर नहीं आया था। पुलिस को विभा के पिता ने बताया पिछले 1 साल से विभा और रंजीत का प्रेम प्रसंग चल रहा था। रंजीत गांव का ही लड़का है, कटनी की मार्बल कंपनी में काम करता है। वो दूसरी जाति का था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका चरित्र ठीक नहीं था। गांव की एक और लड़की उसके जाल में फंसी थी, जिसे बाद में धोखा मिला था। लोकलाज के डर से उसके पिता ने उस लड़की की जल्दी ही शादी करवा दी थी। पुलिस वालों के सामने रंजीत के घर वालों ने विभा पर आरोप लगाए और बताया विभा रंजीत के प्यार में पागल थी। उसकी वजह से 2 परिवारों के बीच घरेलू विवाद हुए। पंचायत के फैसले के बाद रंजीत ने गांव छोड़कर मार्बल कंपनी में नौकरी कर ली, लेकिन विभा की जिद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो घर वालों से लड़ झगड़ कर कटनी चली जाती और रंजीत को मानसिक रूप से बहुत परेशान करती। पुलिस रंजीत का पता लेकर कटनी पहुंचती है, जहां रंजीत एक कमरे एक रसोई घर के मकान में किराए पर अकेला रहता था। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। रंजीत ने पुलिस इंस्पेक्टर देवराज से बोला, सर, दुनिया में यदि प्यार करना गुनाह है तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। मैं और विभा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। ये प्रस्ताव मैंने विभा के घर पर ही पहुंचाया था, लेकिन उसके पिता ने गांव की पंचायत बिठा ली, जिसकी वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। पंचायत का फैसला था कि यदि मैं और विभा शादी करते हैं तो दोनों के परिवार का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। गांव वाले दोनों के परिवार का बहिष्कार कर देंगे। दोनों के परिवार के हित में मुझे यह फैसला लेना पड़ा, लेकिन विभा नहीं मानी और घर पर रोज़ का विवाद होने लगा। उसने मेरे कटनी के ठिकाने का पता भी ढूंढ लिया था और वो सुबह की ट्रेन पकड़कर मेरे कमरे पर आ जाती और वो डेली मुझे परेशान करती। इंस्पेक्टर देवराज ने बोला, रंजीत, तुमने मानसिक रूप से परेशान होकर विद्या की हत्या कर दी। ट्रेन के सामने उसे फेंक दिया उसको। रंजीत बोला, नहीं सर, मैं विवाह से प्यार करता था। उसके बिना मेरा जीना आसान नहीं था। मेरे लिए मैंने तो जीवन भर विवाह न करने का फैसला लिया था। इंस्पेक्टर रंजीत ने बोला, तुम्हारी रास लीलाओं की खबर मुझे गांव में पता चल चुकी है। कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारा चक्कर था और उनमें से विभा भी एक थी। रंजीत बोला, सर, मैं मानता हूँ जवानी के जोश में इंसान से गलतियाँ होती हैं। मेरे संबंध एक और से जुड़े हुए थे, लेकिन विभा से मैं शादी करना चाहता था। आप जिस तरह सोच रहे हैं वह पूरी तरीके से गलत है। देवराज ने बोला, जब विभा के साथ एक घटना हुई उस समय तुम कहाँ पर थे? सर, मेरे कमरे के सामने आशीष रहता है, जिसका जन्मदिन था। रात के 1 बजे तक हम लोग उसकी बर्थडे की पार्टी करते रहे।
मैंने शराब थोड़ी ज़्यादा पी ली थी तो नशे की वजह से मैं उसके कमरे में ही सो गया था। इंस्पेक्टर देवराज ने बोला, बुला के लाओ आशीष को। रंजीत ने सामने वाले कमरे से आशीष को बुलाया। इंस्पेक्टर देवराज ने बोला, आशीष जो भी बात हो सच सच बताना। रंजीत के कमरे में कितनी लड़कियाँ आती थी और तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन विभा की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। जो भी बताना हो सच बताना, झूठ सुनने पर पुलिस लाठी चलाती है, तुम भी जानते हो। आशीष बोला, सर मेरे जन्मदिन के समय रंजीत पूरे टाइम पर मेरे साथ था और उसके कमरे में सिर्फ विभा आती थी, जिसकी लड़ाई अक्सर ही उससे होती रहती थी। कभी कभी तो मुझे भी आकर उसे समझाना पड़ता था, लेकिन रंजीत विभा की जिद बन चुका था। कई बार विभा ने आत्महत्या की धमकी तक दी थी। रंजीत ने मेरे सामने विभा के पैर तक पकड़े हैं। आप इसका दोष गांव के लोगों को दे सकते हैं। इंस्पेक्टर देवराज ने बोला, दोषी कौन है कौन नहीं, जांच अभी बाकी है और जब तक मेरी जांच पूरी नहीं होती तुम लोगों से पूरे सहयोग की उम्मीद रहेगी। नहीं तो मेरा रिकॉर्ड थाने से निकलवा लेना, पूरी जानकारी मिल जाएगी। रात के 2 बजे का समय था। आशीष अपने कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक उसके कमरे का पंखा नीचे गिर गया। आशीष घबरा कर उठा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि पंखा उसके बगल में गिरा था, नहीं तो उसके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता। घबराया हुआ आशीष तुरंत पानी की बोतल उठाकर पानी पीने लगा कि अचानक कमरे में जल रही ट्यूबलाइट फूट गई और सारे कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे कमरे में आशीष के कानों में कोई आवाज़ गूंज रही थी, झूठ बोलना पाप है। आशीष बहुत डर गया था। हिम्मत करके उसने मोबाइल की टॉर्च चालू करी कि अचानक उसके सामने विभा का सर दिखाई दिया जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो जोर से चिल्लाया और मोबाइल फेंकते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे से आवाज़ें तेज हो रही थी, झूठ बोलना पाप है। आशीष दरवाज़ा खोलकर जोर जोर से रंजीत के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और आशीष उससे लिपट गया और उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। आशीष डर की वजह से कांप रहा था और रंजीत उसे अंदर लेकर गया और बोला, क्या हुआ तुझे? आशीष डरते हुए बोला, मैंने विभा को देखा है, उसकी आवाज़ बोल रही थी झूठ बोलना पाप है। दोस्ती के लिए मैं अपनी जान से नहीं खेलूंगा, अभी इंस्पेक्टर को जाकर मैं सब बता दूंगा। रंजीत बोला, तुम पागल हो गए आशीष, शॉक सर्किट से ऐसा कुछ हुआ होगा और तुम्हारे दिमाग में विभा की मौत का ख्याल था, इसीलिए तुमको वो दिख रही है। मरने के बाद इंसान मिट्टी बन जाता है, कल तुम डॉक्टर के पास चले आओ। रंजीत सारी बातें आशीष से करता है और तभी रंजीत के कमरे की ट्यूबलाइट फूटने की ज़ोरदार आवाज़ आती है और सारे कमरे में अंधेरा छा जाता है। आशीष ज़ोर से चिल्लाता है, विभा आ गई आशीष, विभा। आशीष जोर से चिल्लाता रहता है कि देखो विभा, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा, तुम्हारी हत्या हुई या आत्महत्या मुझे नहीं पता, मुझे माफ़ कर दो। रंजीत बोलता है, चुप हो जाओ, खंबे में खराबी है, शॉक सर्किट हो रहा है। तभी अंधेरे कमरे में विभा की आवाज़ गूंजती है, चलो रंजीत मेरे साथ, तुम्हें लेने आई हूँ मैं। आवाज़ सुनकर रंजीत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगता है। अंधेरे में कुछ दिखाई दे भी नहीं रहा था और रंजीत कपकपाते हुए टेबल के पास पहुंचता है और मोबाइल उठाकर टॉर्च चालू करता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। आशीष चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था और एकदम से रंजीत के हाथों से मोबाइल छूट जाता है तो देखता है विभा रंजीत के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाती। विभा की प्रेतात्मा का सिर्फ सर था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था जो उसके पूरे चेहरे पर रच गया था। खून से सना हुआ सर आगे की ओर बढ़ रहा था और रंजीत के कदम पीछे की ओर। विभा ने बोला, रंजीत साथ नहीं चलोगे? रंजीत के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वो घुटने पर आ गया और चिल्लाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ, मुझे जान से मत मारो। कुछ ही देर में दरवाज़ा अपने आप खुल गया और विभा गायब थी। रंजीत जोर से चिल्लाया, आशीष भाग। कोने में आशीष लाश की तरह पड़ा हुआ था। वो तुरंत ही बाहर की तरफ भागा और जैसे ही दोनों बाहर तोड़ने के लिए निकले उन्हें पता भी नहीं था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं।
दौड़ते हुए आशीष ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि विभा का सर दोनों को घूरते हुए आगे बढ़ रहा है। आशीष गिर गया। अब उससे भागा नहीं जा रहा था। पीछे से भयानक आवाज़ आ रही थी, उठो आशीष, अभी और भागना है। आशीष लेकिन उठ नहीं पाया और बेहोश हो गया। रंजीत भागते हुए बस स्टैंड पर पहुंच चुका था, जहां चाय वाले जाग रहे थे और कुछ चहल पहल थी। वो दौड़ते हुए उन चाय वालों के पास पहुंचा और उसकी सांस फूल रही थी और शरीर कांप रहा था। जैसे ही लोगों को रंजीत ने देखा, वो हकलाती और घबराती जुबान में बोला, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। उसने मेरे दोस्त को मार दिया होगा अब तक। कोई पुलिस को फ़ोन कर दो और मुझे बचा लो। सभी पूछ रहे थे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। रंजीत ने बस एक ही रट लगाई हुई थी, कोई पुलिस को फ़ोन कर दो नहीं तो मुझे मार डालेगी। कुछ लोगों ने आशीष को बैठाकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की जीप जैसे ही आई, एक वर्दी वाला थानेदार जीप से निकला और रंजीत ने उसके पैर पकड़ लिए और बोला, साहब मैं खूनी हूँ, इंस्पेक्टर देवराज को फ़ोन लगाओ निवारी और मुझे जेल में डाल दो। थानेदार बोला, तुम कौन हो और किसका खून किया तुमने? रंजीत ने धरती पर ज़ोर ज़ोर से हाथ पीटना शुरू कर दिया और रोने चिल्लाने लगा, कोई मेरी इंस्पेक्टर देवराज से बात करवा दो। रंजीत की हालत गंभीर थी। ये देखकर थानेदार ने निवारी चौकी में फ़ोन लगाया और वहाँ से इंस्पेक्टर देवराज का नंबर लिया। रात का वक्त था और थानेदार ने फ़ोन लगाया। इंस्पेक्टर देवराज ने नींद से जागते हुए फ़ोन उठाया और थानेदार ने फ़ोन रंजीत को दिया। रंजीत ने जैसे इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनी तो वो बोला, साहब मैंने विवाह की हत्या करी थी, मुझे डाल दो जेल में, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। इंस्पेक्टर देवराज हैरान थे। जो इंसान सुबह तक संचित बन रहा था, वो हत्या कैसे कबूल कर रहा है। थानेदार ने रंजीत के हाथों से मोबाइल लिया और इंस्पेक्टर देवराज ने बोला, इनको थाने लेकर आओ, मैं निवारी से टीम के साथ निकल रहा हूँ। रंजीत की बातें सुनकर इंस्पेक्टर देवराज निवारी से कटनी की ओर निकलने के लिए तैयार हो गए और दरोगा ने पुलिस की जीप में रंजीत को पीछे बिठाया और साथ में 2 सिपाही और बैठे। आगे दरोगा साहब और ड्राइवर थे और गाड़ी थाने की ओर बढ़ रही थी। तभी रंजीत को आवाज़ आई, मेरे साथ चलो। रंजीत ने देखा जीप के पीछे विभा का सर भी आगे बढ़ रहा है। वो जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो साहब, वो मेरे पीछे है, वो मुझे मार डालेगी। सिपाहियों ने कसकर रंजीत को पकड़ लिया और रंजीत जोर से चिल्ला रहा था, मुझे कोई बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। उसके शांत नहीं होने पर सिपाहियों ने उस पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए और घूंसे मारने लगे, पर वो शांत नहीं हो रहा था। दरोगा ने बोला, इसको जीप से बाहर फेंक दो। रंजीत और घबरा गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो विवाह को देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसके रोम रोम में डर समाया हुआ था। चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते हुए रंजीत थाने पहुंचा और उसकी स्थिति देखकर दरोगा ने स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर और नर्स की टीम को फ़ोन किया। जैसे जैसे करके रंजीत को थाने में बेंच पर बैठाया गया। दरोगा और पुलिस के सिपाही रंजीत को घेर कर खड़े थे, लेकिन उसका भय दूर नहीं हो रहा था। वो भी कांपे जा रहा था। उसके पैर अपने आप हिल रहे थे और सिसकियाँ धीरे धीरे निकल रही थी। अचानक रंजीत के कानों में वापस आवाज़ गूंजने लगी, मानो उसके कान के पास आकर कोई बोला हो। एकदम से विवाह की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जल्दी मेरे साथ चलो। रंजीत घबरा कर उठा और लेटकर दरोगा के पैर पकड़कर फिर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो साहब, वो मुझे मार डालेगी। तभी स्वास्थ्य विभाग की टीम थाने में पहुंची और दरोगा को रंजीत मानसिक बीमारी का शिकार लग रहा था। वो केवल इंस्पेक्टर देवराज के इंतज़ार में था, क्योंकि रंजीत के द्वारा देवराज को याद किया जा रहा था। दरोगा और पूरे थाने का प्रशासन रंजीत को संभालते हुए परेशान हो चुका था। रंजीत को सिपाहियों ने पकड़ा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसको नींद का इंजेक्शन लगा दिया। चिल्लाते हुए वो थोड़ी देर में गहरी नींद में सो गया। दरोगा ने टीम को धन्यवाद देते हुए एक डॉक्टर और नर्स को थाने में रहने का निवेदन किया। तकरीबन आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर देवराज कटनी के थाने पहुंचे। दरोगा ने रंजीत की सारी मानसिक स्थितियां बताई तो पुलिस को यह लग रहा था कि रंजीत मानसिक रोगी है। उसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि एक युवक बेहोशी की हालत में सड़क पर मिला है। बटुआ में आशीष के नाम का पहचान पत्र मिला है।
आशीष रंजीत का मित्र था जो सड़क पर बेहोशी की हालत में मिला था। किसी राहगीर ने रात्रि के समय जब उसे देखा तो पुलिस को सूचना देकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इंस्पेक्टर देवराज को मामला पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। वो बस रंजीत के नींद के जागने के इंतजार में थे। वो सबसे पहले आशीष की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे तो वो खुद ही बेहोशी की हालत में अस्पताल में पड़ा हुआ था। रात से सुबह हो गई थी। स्टेशन रेलवे ट्रैक से थोड़ी दूरी पर गरीबों की झोपड़ी बनी हुई थी। वो सुबह से स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे और सूचना दी कि रात में बार बार किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब वो बाहर जाते तो वहाँ कोई नहीं था। सारे लोग डरे हुए थे। स्टेशन मास्टर ने बोला, कल गांव की लड़की की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। झोपड़ी वालों को यह जानकारी तो थी। सभी ने इस घटना को रेलवे ट्रैक की घटना से मिलाकर जोड़ दिया। पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि विवाह मौत के बाद प्रेत बन चुकी है और सभी को परेशान कर रही है। इंस्पेक्टर देवराज ने दरोगा से पूछा कि रंजीत नींद से कब तक उठेगा। दरोगा ने बताया कि इंस्पेक्टर नींद के इंजेक्शन का असर 10 घंटे तक रहेगा। देवराज रंजीत के उठने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह उसकी जब नींद खुली तो उसने देखा देवराज उसके सामने बैठे थे। उसने देवराज को देखते हुए बोला, सर मुझे बचा लीजिए, विभा मुझे मार डालेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? विभा की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है और उसका अंतिम संस्कार मेरे सामने हुआ है। वो तुम्हें कैसे मार डालेगी? रंजीत बोला, साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने और मेरे दोस्त आशीष ने विभा का भयानक कटा हुआ सर देखा है जो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप आशीष को बुलाकर पूछ लो, क्या पता विभा ने उसको जिंदा छोड़ा है या नहीं। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा दोस्त आशीष अभी तक जिंदा है और बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती है। पर यदि तुम दोनों मित्र अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अभी टाइम है। जो तुमने गुनाह किया है उसे कबूल कर लो। साहब मैंने आपको कबूलनामे के लिए ही बुलाया है। मैं अपना जुर्म कबूल कर लूँगा, लेकिन आपको मुझे विभा से बचाना होगा। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। तुम्हारी कहानी पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर वादा है कि अगर तुमने सच बोल दिया तो इस दुनिया की हर ताकत से मैं तुम्हें बचा लूँगा। अगर तुमने सच बोला और अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया तो शायद तुम बच सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है साहब, मैं आपको सारी सच्चाई बता देता हूँ। साहब मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं स्वभाव का रसीक व्यक्ति हूँ। मेरे संबंध बहुत सी लड़कियों के साथ जुड़े हुए थे, जैसा कि आपको गांव वालों और विभा के परिवार से जानकारी मिली। विभा मेरे पड़ोस में रहती थी। मैंने कभी भी विभा को दूसरी नज़र से नहीं देखा था, लेकिन विभा के हृदय में मेरे लिए प्रेम था। ये मुझे पता नहीं था पहले। जब विभा ने स्वयं मुझे गांव में अकेला पाया तो अपना प्रस्ताव मेरे समक्ष रखा। क्योंकि मेरा चरित्र मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, तो मेरे द्वारा विभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। लेकिन मैंने सोचा था प्यार के दो बोल बोल कर ये रिश्ता कुछ दिनों तक रहेगा। लेकिन विभा मेरे जीवन में पहली लड़की थी जो मेरे प्रेम में पूरी तरह पागल हो गई थी। विभा से मेरे हर प्रकार के संबंध थे। मैं केवल उसका उपयोग कर रहा था। आज नहीं तो कल मैं उससे पीछे छुड़ाने में सफल रहूँगा, ये सोच रहा था मैं, जैसा कि मैंने बाकी लड़कियों के साथ करा था। लेकिन विभा सब लड़कियों से अलग थी। वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी और किसी परिस्थिति में मुझसे ही शादी करना चाहती थी। विभा के परिवार और मेरे परिवार ने ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैला दी। विभा के परिवार और मेरे परिवार में बहुत बार सामाजिक विवाद ने भी जन्म दिया। विभा की पूरी हट थी कि वो मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। मैं भी गांव में रहते रहते मानसिक रूप से परेशान हो गया था, तो मेरे पास विकल्प नहीं था कि मैं उस जगह को छोड़कर कहीं और जाऊं। कटनी की माइंस खदानों में मुझे एक नौकरी मिल गई और मैं कटनी में किराए के मकान में रहने लगा। मुझे लगा शायद दूर होने से विभा मुझे भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपना फ़ोन नंबर तक बदल दिया था, लेकिन विभा ने मेरे गांव के मित्र से मेरे कटनी वाले घर का पता ले लिया और घर वालों से लड़ झगड़ कर मेरे मकान में आ पहुंची। मैंने विभा को झूठा दिलासा दिया कि मैं उससे ही शादी करूंगा और वह मेरे पास किसी बहाने से आती रहती और मैंने विभा का सिर्फ उपयोग किया। समय बीत रहा था और स्वभाव के अनुसार मेरे जीवन में एक नई लड़की आई जिसे मैं पसंद करने लगा। अब मैं किसी भी तरह से बस विभा से पीछा छुड़ाना चाहता था।
लेकिन वो मेरे जीवन में गूंद की तरह चिपकी हुई थी। विभा मेरे पड़ोसी आशीष से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थी। आशीष का जन्मदिन था और विभा उस दिन कटनी आई। आशीष का जन्मदिन मनाया गया और मैंने और आशीष ने पार्टी करी। विभा के हठी और उग्र स्वभाव की वजह से उसके घर वालों ने भी उसको स्वतंत्र करके रखा था। कोई उससे ज़्यादा सवाल नहीं करता था क्योंकि परिवार वालों को सामाजिक डर था जिसका विभा फ़ायदा उठा रही थी। रात का वक्त था तो मैंने विभा से वापस घर जाने को बोला। आशीष ने शराब ज़्यादा ली थी इसलिए उसको कोई होश नहीं था। मैंने विभा को मोटरसाइकिल पर बिठाया और कटनी से निवाड़ी तक छोड़ने को कहा। विभा तैयार थी और मेरे पास नींद की 10 गोलियां रखी थी जिन्हें मैंने पीस कर रख लिया था। रास्ते से मैंने एक फ्रूटी की बोतल ली और नींद की गोलियों का चूर्ण उस बोतल में मिला दिया। जब हम दोनों निवाड़ी के समीप पहुंच रहे थे तब सुनसान रेलवे ट्रैक के पास की जगह देखकर मैंने विभा से बोला, कुछ देर यहाँ रुकते हैं फिर मैं तुम्हें वापस गांव छोड़ दूंगा। विभा को आपत्ति नहीं थी। कुछ देर विभा से बात करते हुए मैंने उसको फ्रूटी की बोतल दी और बातों ही बातों में वो उसे पीने लगी। उसमें काफ़ी सारी नींद की गोलियां होने की वजह से विभा बहुत ही जल्दी बेहोशी की हालत में आ गई और कुछ ही देर में वो बेहोश थी और हम दोनों रेलवे ट्रैक के किनारे। मौका देखते ही मैंने ट्रेन के आने का इंतज़ार किया और जब मुझे दूर से आती हुई ट्रेन दिखी तो मैंने विभा को अपने कंधे में उठाया और उसे ट्रैक पर डाल दिया। विभा के नज़दीक ट्रेन आ रही थी जो कि एक मालगाड़ी थी। मुझे विभा से मुक्ति मिलने वाली थी। ट्रेन विभा के नज़दीक आई और उसको कुचलते हुए आगे बढ़ गई और विभा के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे मेरी आंखों के सामने। मुझे सुकून मिल रहा था कि मुझे उससे मुक्ति मिल गई। इंस्पेक्टर देवराज का सारी बातें सुनकर खून खोल रहा था। किस निर्दयता के साथ रंजीत ने विभा की हत्या कर दी। ये सुनकर देवराज ने उसको वहीं पीटना शुरू कर दिया। देवराज इतनी बुरी तरह रंजीत को मार रहे थे कि मानो उनके हाथों से ही कहीं उसकी हत्या ना हो जाए। थाने के सभी लोगों ने उन दोनों को दूर करा। रंजीत पहले से ही भयभीत था और इंस्पेक्टर देवराज के स्वभाव ने उसके भय को दोगुना कर दिया। देवराज काबू में नहीं था लेकिन थाने के कर्मचारियों के लाख समझाने के बाद वो माना और रंजीत के पास जाकर आगे की कहानी पूछी। पहले से ही भययुक्त वातावरण में रह रहे रंजीत ने बोला, साहब आपको सारी सच्चाई बता दी, मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर देवराज स्वयं को संभालते हुए बोले, आगे बता नहीं तो उसे दोगुना मारूंगा। रंजीत पहले से भय में था और उसने आगे की कहानी बताई और बोला, विभा की हत्या करने के बाद मैं कमरे में वापस आकर सो गया। मुझे पता था कि अब मुझे सफलता मिल गई है तो मैं अकेला रह सकता हूँ। जब सभी को विभा की मृत्यु की खबर मिल गई तो मेरे पास ही फ़ोन आया तो मैंने एक अनजान व्यक्ति की तरह बर्ताव किया कि मुझे पता था पुलिस भी पूछताछ करने आ सकती है। इसीलिए आशीष को सारा पाठ मैंने पहले ही पढ़ा दिया लेकिन वास्तविकता नहीं बताई कि मैंने विभा की हत्या करी है। कुछ ही समय में आशीष से मेरी दोस्ती गहरी हो गई थी। वो मेरे कमरे का पड़ोसी था और काफ़ी अच्छा मित्र भी, इसलिए मेरे कहने पर उसने अपना बयान दे दिया। इंस्पेक्टर देवराज ने रंजीत को गिरफ्तार कर लिया और थाने में ले जाकर बंद कर दिया। आशीष बेहोशी की हालत से उठ ही नहीं पाया और कोमा में चला गया। रंजीत के गुनाह कबूल करने के बाद विभा का साया उसको नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन उसके मन में भय अभी भी बना हुआ था। सारे गांव में पता लग गया था कि रंजीत ही विभा का हत्यारा है। रंजीत के घर वालों को लगा कि पुलिस से मार खाने की वजह से रंजीत ने दबाव में गुनाह कबूल करा है। जब घर वालों को पता चला कि रंजीत ने खुद गुनाह कबूल किया है तो घर वाले भी कुछ न कर पाए। रंजीत ने किसी से मुलाकात करने से मना कर दिया। ये बहुत ही चर्चित मामला बन गया था। दूसरे दिन विभा की हत्या की खबर अखबारों के मुख्य पेज पर पड़ी। इंस्पेक्टर देवराज को सभी से सम्मान मिला लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। देवराज ने मान लिया था कि रंजीत की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है और इसीलिए उसने अपना गुनाह कबूल करा। विभा के पूरे परिवार को लोगों की सहानुभूति मिल रही थी और सभी सदस्यों ने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया लेकिन विभा का न्याय अभी बाकी था। पुलिस अधीक्षक ने देवराज को मौका स्थल पर आरोपी रंजीत को ले जाने को कहा और मौका वारदात पर पूछताछ करने के लिए नक्शा बनाकर न्यायालय में पेश करने के लिए कहा गया। इंस्पेक्टर देवराज ने मौके पर रेलवे की टीम को आने की सूचना दी
और वारदात स्टेशन से कुछ दूरी पर घटित हुई थी तो पुलिस आरोपी रंजीत को हथकड़ी लगाकर मौके पर पहुंची। रंजीत हत्या वाले दिन की सारी घटना पुलिस को बता रहा था और वो पटरी पर खड़ा हुआ था और पुलिस रेलवे की टीम उसको घेरे हुए खड़ी थी। इतने में दूर से एक ट्रेन आ रही थी और सभी सिपाही और इंस्पेक्टर देवराज ट्रैक से दूर हुए। एक सिपाही जिसने रंजीत को पकड़ा हुआ था उसको किसी ने मानो जोर से धक्का दे दिया। रंजीत पटरी से उतरना चाह रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसको पकड़ लिया हो। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी लेकिन वो एक कदम तक हिल ना पाया। एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसको स्टेशन पर रुकना नहीं था तो वो काफी तेज गति से बढ़ रही थी। सारे सिपाही और इंस्पेक्टर रंजीत की तरफ दौड़े। सारे पुलिस वालों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। रंजीत के मुख से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, जैसे किसी ने उसका मुंह दबा रखा हो। वो सिर्फ खड़ा हुआ था, अपने शरीर की कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दे पा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए सभी पुलिस वाले पटरी से कूद गए और देवराज को एक तेज हवा के झोंके ने धक्का दिया और ट्रेन एकदम से रंजीत के नज़दीक पहुंच गई। कुछ ही देर में रंजीत की जोरदार चीख निकल चुकी थी क्योंकि ट्रेन उसे कुचल कर आगे बढ़ गई थी। देवराज ने इस भयानक हादसे को अपनी आंखों से देखा जिसके बहुत से गवाह थे। भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करने वाले देवराज को दूसरी दुनिया और उसकी शक्ति पर भरोसा हो गया और विवाह का बदला पूरा हो गया। रंजीत को उसके गुनाह की सजा स्वयं विभा ने दी थी। इंस्पेक्टर देवराज यदि अकेले होते तो उनकी बात पर कोई विश्वास न करता, लेकिन रेलवे विभाग और सिपाहियों की सारी बातें जब पुलिस अधीक्षक ने सुनी तब उनको विश्वास हुआ। पुलिस अधीक्षक ने सभी को आत्महत्या का प्रकरण तैयार करवाने को कहा क्योंकि न्यायालय भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता। चारों तरफ पुलिस की वाहवाही हो रही थी और इंस्पेक्टर देवराज को लोग सलाम ठोक रहे थे। बड़े बड़े सामाजिक लोग और नेता प्रशासन को बधाइयां दे रहे थे। रंजीत की हत्या या आत्महत्या से किसी को कोई लेना देना नहीं था। इंस्पेक्टर देवराज सारी सच्चाई जानते थे, लेकिन किसी को सच बताने में वो स्वयं हंसी के पात्र न बन जाएं, इसीलिए वो शांत रहे। विभा का बदला पूरा हो गया था और इंस्पेक्टर रंजीत ने विभा को धन्यवाद दिया और ईश्वर से उसकी आत्मा की शांति के लिए रेलवे ट्रैक के समीप पूजा पाठ करवाया, जिसमें विभा के परिवार वाले भी शामिल थे। अब रेलवे ट्रैक के पास से किसी लड़की के रोने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद विभा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। ये कुछ साल पहले हुआ था। शायद इस बारे में आपने भी कहीं पर सुना हो। अगर आप ऑनलाइन एक्टिव हो तो किसी को भी अच्छे से नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि बस मैं था जिसने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा था, पर मेरा मुंह तब बंद करवा दिया गया था। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, पर अब उन वजहों का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, सच सच। हम 4 स्टूडेंट्स को इस खास एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। हमें चुना था हमारे प्रोफेसर ने, जिनके अंडर में हम पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, और शायद इसी वजह से हमने उनका भरोसा जीत लिया था। जब वो सबसे पहले मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि ये सबसे अलग होगा और हमें इस बारे में किसी को भी नहीं बताना होगा। वो चाहते थे कि इसकी जानकारी कम से कम लोगों को हो। उन्होंने बस हमें इतना बताया कि वो हमारी ज़िंदगी का 1 महीना चाहते हैं, और अगर उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो किसी को भी सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचो ये कितना कमाल का होगा। हमारे पास हर दिन में 6 से 8 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। आप आराम से जितना मर्जी उतना काम कर पाओगे और ज़्यादा पैसा कमा पाओगे कम समय में। रही बात तुम्हारे इस 1 महीने की, तो तुम्हें इसके बदले पूरे पैसे इस साल के अंत तक दे दिए जाएंगे, वो भी तुम्हारी सैलरी का डबल। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि अगर वो सही थे तो वाकई में वो एक नोबेल प्राइज़ जीतने वाला काम कर रहे थे, क्योंकि ये दुनिया बदल देता। मैंने उनकी बात का यकीन कर लिया। अगर सब सही रहता तो शायद जो हमें नींद की ज़रूरत होती है वो नहीं होती और नींद बस एक आदत बन के रह जाती। हम सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन के काफ़ी ज़्यादा खुश थे। हम अपनी पूरी उम्मीदें उनसे लगाए हुए थे और इसी के साथ हम उनके साथ जाने के लिए मान गए। वो बात अलग है कि उस जगह से जिंदा वापस बस मैं ही आया। उस लोकेशन पर प्रोफेसर मुझे अपनी वैन के जरिए ले गए, मुझे और मेरे साथ 3 और स्टूडेंट्स को। हम तीनों कलीग्स ही थे
उन्होंने बताया कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें हमें एक जगह पर छोड़ना होगा पूरे 1 महीने के लिए। उन्होंने कहा कि ये जगह पूरी तरीके से बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड है। उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर कोई भी खिड़की या फिर कुछ ऐसा नहीं है और वो जगह पूरी तरीके से अंदर से लॉक होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वहाँ पर वाईफाई कनेक्शन नहीं मिलेगा, बट पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ताकि हम किसी से भी बात ना कर पाएं। सब्र के साथ इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास वहाँ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि सारा काम उनकी मशीन करेगी। इसके बाद उन्होंने हमें मशीन का थोड़ा काम करने का तरीका बताया। उन्होंने बताया कि उनकी मशीन जो थी वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाती थी कुछ खास तरह की साउंड वेव्स का, और यही कारण था कि उन साउंड वेव्स के रेंज में जो भी व्यक्ति होता था उसकी नींद उड़ जाती थी। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर उन्होंने थियोरेटिकली काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर ली है, अब उन्हें प्रैक्टिकली इसके ऊपर टेस्ट करने हैं। उन्होंने कहा कि ये तुरंत ही एकदम से पूरी तरीके से काम नहीं करेगी। शुरुआत में हमारी नींद बस कम होना शुरू होगी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट जो सबसे पहला है वो ये कि हमें सपने आने बंद हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी और साइड इफेक्ट्स को जांच करने के लिए ही वो हम पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने हमें इस प्रोग्राम के बारे में कुछ और डिटेल्स दी और इसी बीच हम उस जगह पर पहुंच गए। ये एक बिल्कुल अलग तरह की बिल्डिंग थी, एक आइसोलेटेड ऑक्टागन शेप की बिल्डिंग। बाहर से देखने से ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय से वो सुनसान थी और अभी इस खास मिशन के लिए ही उस जगह को चुना गया था। आसपास केवल जंगल और ढेर सारे पेड़ हमें दिखाई दे रहे थे। वो एक ऐसी जगह थी जिसे मैंने ना तो कभी देखा था और उस घटना के बाद ना ही कभी मैं दोबारा उस जगह को देख पाया। प्रोफेसर ने बताया कि वो जगह एक्चुअली में एक जेल थी आतंकवादियों के लिए। कुछ खास वजहों के कारण उसे बंद कर दिया गया और अब उसका कोई खास यूज नहीं होता था, इसलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उस जगह पर सेटअप करने के लिए परमिशन ली थी। वो जगह पूरी तरीके से सैटेलाइट और मैप्स की रेंज से बाहर थी, यानी कि उस जगह को देखने का और कोई रास्ता नहीं था सिवाय आपको उस जगह का एग्जैक्ट एड्रेस पता हो। बट एक्चुअली में जो वह प्रोफेसर कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से अपनी नींद पर काबू पा लेंगे, हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमें ये लगता था कि हाँ, वो ज़रूर नींद को कुछ कम कर सकते हैं, जिससे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो ज़रूर ही होगा। स्टार्टिंग के 2 दिन तो हम बस देख ही रहे थे कि वो मशीन किस तरीके से अपना काम कर रही है, और तीसरे दिन से ही उस मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हम लोग की नींद एक्चुअली में कम हो गई। अब हम दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 घंटे सोते थे, इसके अलावा नहीं। मज़े की बात यहाँ पर यह थी कि हम पूरी तरीके से एनर्जाइज रहते थे, हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती थी। मैंने शायद आपको ये नहीं बताया कि उस जगह पर हमें लॉक कर दिया गया था। प्रोफेसर ने तो हमें कहा था कि वो उस जगह पर नहीं रहेंगे, बट हमें इस बात पर हमेशा डाउट रहा। हमारे अंदर और ज़्यादा एनर्जी रहती थी, जिस कारण हम इस टॉपिक पर और ज़्यादा बहस कर सकते थे कि आखिर उस मशीन का वर्किंग प्रोसीड्यूर है क्या। अमन, जो कि इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ था, वो एक जिम जाने वाला लड़का था जो कि अपनी बॉडी पे काफ़ी ख्याल रखता था। उसने बोला, प्रोफेसर ने सच में कर दिखाया। इसके जवाब में सिद्धार्थ बोला, पता नहीं, अभी हो सकता है ये मशीन बस किसी तरीके से हमारे हॉर्मोन्स को चेंज कर रही हो, जो कि स्टार्टिंग में अच्छा लग सकता है, बट बाद में इससे प्रॉब्लम होगी। पर फर्क किसे पड़ता था, आखिरकार हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था, हमारी नींद कम हो चुकी थी, तो हम दिन भर काफ़ी सारे अजीबोगरीब काम करते। हम दिन भर बात करते, किताबें पढ़ते और स्टार्टिंग में ज़्यादा समय तो बस गेम्स खेलते। शुरू में ये सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ समय बाद तो सिद्धार्थ ही बोलने लगा था, हाँ सच में ये एक्सपेरिमेंट अमेजिंग है। हमें ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि शायद हम ऐसे पहले इंसान हैं जिन्हें आगे चल के नींद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये स्टार्टिंग के 3 दिन ही थे जो कि बिल्कुल नॉर्मल गए। चौथे दिन विशु, जो कि हमारे साथ रहने वाला चौथा लड़का था, उसने हमारे पास आकर बोला, यहाँ कुछ गड़बड़ है। विशु एक ऐसा लड़का था जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एकदम सीरियस रहता था और उसकी बातों पर हमें भी काफ़ी ज़्यादा यकीन होता था। ज़्यादा वो बोलता नहीं था, बट जब भी बोलता था तो उसकी बात में पॉइंट होता था। उसने बोला कि उसे महसूस हो रहा है कुछ अजीब, कुछ अलग। हमने पूछा, तुम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो या फिर कुछ और? देखो, मैं एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस जगह की।
मुझे ये जगह कुछ सही नहीं लग रही है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि चीज़ों को जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए था वैसे ही सब कुछ हो रहा है। भले देखने में सब कुछ नॉर्मल है, बट आई कैन फील समथिंग इज नॉट राइट इन दिस प्लेस। अब उस जगह को लेकर एक डाउट वाली फीलिंग हम सब के अंदर स्टार्टिंग से थी। ये बिल्डिंग ही कुछ ऐसी थी, ऑक्टेगन शेप की बिल्डिंग, वो भी पूरी तरीके से कंक्रीट से सील्ड, एक भी खिड़की नहीं, सिर्फ एक दरवाज़ा जो कि हमारे ऊपर बंद कर दिया गया था। उस जगह को लेकर ही कुछ मनहूस सी फीलिंग आती थी, जैसे वहाँ पर कुछ भयानक घटित हुआ हो। स्टार्टिंग में तो लगा कि पूरी तरह से बंद जगह होने के कारण हमें ऐसा लग रहा है, बट नहीं, ये फीलिंग कुछ अलग थी। विशु ने दोबारा बोला, इस बिल्डिंग में दीवारों के कुछ एंगल्स देखो, ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ खास तरीके के एंगल्स हैं, इनके बारे में मैंने पढ़ रखा है और किसी न किसी तरीके से ये सब मरी हुई चीज़ों से रिलेटेड है। अगर बाहर सब मर गए हो तो? विशु ने बोला। सिद्धार्थ अपनी कुर्सी से कूद गया और चिल्लाते हुए बोला, बस कर यार विशु, फालतू में डराया जा रहा है। मैंने भी आखिर पूछा कि तुम आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे डाउट है कि ये बिल्डिंग भूतिया है। शायद तुमने यहाँ पर आते हुए उस चीज़ को नहीं देखा जिस चीज़ को मैं नोटिस करा था। यहाँ पर जब हम बिल्डिंग में आने वाले थे, जिस बिल्डिंग दिखने से 2 मिनट पहले, इसी साइड पर मैंने कई सारी कब्रें देखी थी। मैंने पहले इग्नोर करा, बट जब थोड़ा ही आगे आकर हम लोगों को रोक दिया गया तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई स्टार्टिंग में ही। हे यार देख, फालतू बातें करके दिमाग तो खराब कर मत, ठीक है ना? अपने आसपास की जगह को हम जिस तरीके से लेते हैं वो वैसी ही हमें लगती है, ठीक है ना? तो फालतू बकवास मत कर तू। किसी चर्च को ले ले, लोग मानते हैं वो पवित्र है, इसीलिए वो पवित्र है, और इसी वजह से लोग वहाँ पर जाकर पूजा करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें शांति मिलती है और उनका उस जगह पर विश्वास बना रहता है। वहाँ बाकी जाने वाले लोग भी इसी तरीके से उसको मानते हैं और यही कारण है कि चर्च पवित्र है। भूतिया बिल्डिंग्स का भी यही होता है, किसी न किसी वजह से इन जगहों को भूतिया बोल देते हैं, लेकिन भूतिया मानने में और एक्चुअली भूतिया होने में डिफरेंस है। इस जगह को तूने पहले कभी नहीं देखा, बट यहाँ आने से पहले तूने एक छोटी सी झलक देख ली और उसके ऊपर तू इस जगह को जज कर रहा है। हाँ, हो सकता है यहाँ पर कुछ भयानक चीज़ें हुई होंगी, कुछ बहुत भयानक चीज़ें, तो उस केस में हम इसे हॉन्टेड बोल सकते हैं, बट नहीं नहीं नहीं, विशु रोकते हुए बोला, इस बात को तुम पलटने की कोशिश मत करो। तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, पर हाँ बस इतना कहूँगा कि इस जगह को लेकर एक अजीब सी फीलिंग तो मुझे भी आती है। एक काम करते हैं, इस मशीन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में से लिख लेते हैं, शायद ये मशीन की वजह से ही हो रहा हो। शायद यही इकलौता पॉइंट था जिस पर हम सभी लोग अपनी बात माने थे उस टाइम पर। लिखने से हम में से किसी के अंदर की बेचैनी तो कम नहीं हुई, बट स्टिल हमने लिख लिया। इसके अलावा उस पूरे हफ्ते मुझे कुछ अजीब सा फील होता रहा, लाइक ऐसा लगता था कि उस जगह पर कुछ ऐसा है जो कि चाहता है कि हम वहाँ पर ना मौजूद हों, बट हम वहाँ पर थे। इसी के साथ वहाँ पर हमारा दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। अंदर से फीलिंग्स काफ़ी बुरी आती थी, बट हम इन सबको इग्नोर करते हुए वहाँ पर रह रहे थे। बस उस जगह पर हमने स्टार्टिंग के 2 दिन ही थे जो कि नॉर्मली बिताए थे, बट इसके बाद हम कभी भी दोबारा उस खुशी वाले टाइम में नहीं गए। अब मैं इस बात को सोचने लगा कि प्रोफेसर आखिर कितना निर्दयी है जो कि हमें इस जगह पर छोड़कर चला गया, क्योंकि अगर वो देख रहा होता तो शायद अब तक कुछ ना कुछ ज़रूर करता। हमारे पास बाहरी दुनिया से किसी के साथ भी संपर्क करने का कोई ज़रिया नहीं था, और इसी बात को मैंने बाकी सबके सामने रखा। हाँ, हम भी इसी बारे में सोच रहे थे, अमन ने बोला। प्रोफेसर सही में एक पागल है क्या? तुम्हें क्या लगता है, कहीं उसने ये जानबूझकर तो नहीं करा? पर वो ऐसा करेगा क्यों? मैंने पूछा। साइंस के लिए, उसकी सो कॉल्ड साइंस। मुझे ऐसा लगता है कि ये उसका कोई पर्सनल रीज़न है जो कि वो कर रहा है। वो शायद बस देखना चाहता है कि हम उस एक्सपेरिमेंट में रिएक्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की तरह। नहीं यार, ये शायद वो नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे करवा रही है, विशु धीरे से बोला। या फिर कोई और, या फिर शायद वो मशीन हमें कंट्रोल करने के लिए ही बनाई गई है। ये सरकारी जगह है ना?
सरकारी जगह है, बट शायद सरकार को नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे बढ़ के हो ही क्या सकता है? प्रोफेसर को हमसे कोई मतलब नहीं है, वो बस अपना मतलब निकाल रहा है। छोड़ो इस बात को, थोड़ा शांत हो जाते हैं। चुप कर तू, अमन झींझ से वो बोला। ऐसा दिखाने की कोशिश मत कर कि तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम सबको पता है कि हम सबकी फटी हुई है यहाँ पर। वैसे भी तुझे नहीं पता प्रोफेसर किस टाइप का बंदा है। अगर मैं अपने लोन्स को लेकर प्रॉब्लम में नहीं होता था ना, तो इस जगह पर आने के लिए कभी भी नहीं मानता। हे, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, मैंने कंफ्यूज होते हुए कहा, और सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने प्रोफेसर के बारे में कुछ बातें सुनी थी, सिद्धार्थ बोला। उसके पास कुछ अजीब आइडियाज होते हैं, कुछ बेहद घटिया से। मुझे उसके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता है जो कि ऑन द पेपर्स नहीं मिलेंगे। वो यकीन करता है कुछ चीज़ों में, कुछ अजीब चीज़ों में। सिद्धार्थ ने टेबल को उठाते हुए बोला, सबसे बढ़कर हम तुमसे बढ़ के। वो यकीन करता है कि कोई चीज़ है। उसने यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को लेकर थ्योरी दी थी। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब एकदम से ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे आया? क्योंकि मास और जो कुछ भी है वो सब कुछ तो ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो फिर क्या था वो जिससे कि नथिंगनेस में से ब्रह्मांड बन गया? क्या चीज़ थी वो? क्योंकि ब्रह्मांड के बनने से पहले तो फिजिक्स के लॉज भी बेकार थे। तो उनका मानना ये था कि भले ही सबके पीछे कुछ भी हो, बट कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि ये सब कर रही थी। उनके मुताबिक कुछ है जो कि भौतिक रूप से भी पहले मौजूद था। और वो इस चीज़ के बारे में लिखते हैं कि आखिर वो चीज़ क्या थी जो कि अपने इस काम को करने के बाद आने वाले अरबों खरबों सालों तक एकदम शांत रही और आज भी शांत है। तो आखिर वो चाहते क्या है? मकसद क्या है उनका? उनका मानना है कि अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाकर हम उस चीज़ को पा सकते हैं, और उसके बाद वो उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं बस तब तक इतना ही पढ़ पाया था। इसके बाद उनसे मेरी झड़प हो गई और उन्होंने मेरे पर पुलिस केस भी कर दिया। बट ये एक्सपेरिमेंट कभी भी उनकी बुक्स या फिर जर्नल्स में नहीं आया। अजीब बात है ना? और अगर उनका वो एक्सपेरिमेंट बुक्स में नहीं गया तो शायद हो सकता है कि ये भी कोई ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हो। विशु गहरी सांस लेता हुआ बोला, नींद से छुटकारा पाना तो उन्होंने बस हमें बताया है, वो एक्चुअली में कुछ और ही पाना चाहते हैं। तो क्या वो हमें भगवान दिखाना चाहते हैं? मैंने थोड़ा हंसते हुए बोला। मुझे नहीं पता भाई, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि वो यकीन करते हैं कि अगर हमारे माइंड ने किसी दूसरे दुनिया के अस्तित्व में दखल देना शुरू कर दिया तो कई चीज़ें सही नहीं रहेंगी। तो इस हिसाब से तो उन्हें हम पर नज़र रखनी चाहिए, है कि नहीं? हो सकता है वो कहीं ना कहीं से हम पर नज़र रख रहे हो या हमारी बातें भी सुन रहे हो, मैं नहीं जानता। अब वो मेरी आंखों में देख रहे थे और मैं उनकी आंखों में खौफ साफ देख सकता था। कई बार मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। पहले तो लगता था कि शायद हम में से ही कोई होगा, पर जब मैं इधर उधर देखता तो वहाँ कोई भी नहीं होता। खास तौर पे ऐसा तब होता जब मैं अपनी मुश्किल से 2 या 3 घंटे वाली नींद ले रहा होता। जैसे होता नहीं है आपके साथ कि रात में सोते वक्त बस 1 या 2 सेकंड के लिए आपकी आँख खुलती है तकिए को इधर उधर करने के लिए या फिर करवट बदलने के लिए, और उसी छोटे से पल में जैसे ही मेरी आँख खुलती तो मैं कुछ तो देखता, किसी को मैं अपने रूम में पाता। बट तभी एकदम से मेरी आँख बंद हो जाती और मैं सो जाता। मुझे महसूस होता था कि कोई मेरे सामने है, कोई मेरे ऊपर खड़ा है, ठीक मेरे ऊपर। और ये डरावना, बहुत डरावना था। जब ये बात मैंने सबके सामने बताई तो विशु ने भी बोला, हाँ ये मेरे साथ भी हो रहा है। ये मेरे साथ भी हो रहा था, पर मुझे लगा कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ। अमन ने बोला, शायद यहाँ पर कोई और भी है। अब हम सभी लोग एक दूसरे के थोड़ा करीब आ गए और हम सभी बहुत ज़्यादा सीरियस थे, और सच कहूँ तो डरे हुए भी। हम सभी को एक ही चीज़ महसूस हो रही थी कि शायद हम बहुत गलत जगह फंस चुके हैं। गाइस प्लीज़ थोड़ा दिमाग से इस बारे में सोचो। अगर यहाँ पे कुछ भी होता
तो वो हमें ज़रूर दिख जाता, क्योंकि यहाँ पर रूम्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और सही बढ़कर अगर कोई होता तो उसे खाना भी चाहिए होता, बट खाना हमारा वैसा ही रहता जैसा हम छोड़ते हैं। उसकी ये बात हमें भी थोड़ी सेंसिबल लगी, तो हमने भी कहा कि शायद ये हमारा ही वहम है। चलो इस बारे में सोचते हैं, शायद ये मशीन का एक और साइड इफ़ेक्ट है। हाँ, यही मानते हैं फ़िलहाल के लिए। हमने ये चीज़ भी नोट डाउन कर ली।